सो वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम रिवाइज करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की एनसीईआरटी कंप्लीट डीपली हाईलाइटेड एनसीईआरटी है। नो डाउट इससे क्वेश्चंस कंफर्म्ड हैं हम आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो आइए हम देखते हैं डीपली। यहाँ पे आपको वही लाइन देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और डीपली हाईलाइटेड हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें ये रिवाइज करने में, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स रिवाइज। तो आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सबसे पहले मिलता है कि पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन का बन सकता है, पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सेकेंड थिंग, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। जो सभी पुष्पी पादप हैं वे लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आए। सेकंड की बात करते हैं, मानव के लिए पुष्प, याद रखना है यहाँ पे मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक एवं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विषय रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का वस्तु रहा है। फिगर भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। एंड थर्ड लाइन की बात करते हैं, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की, भ्रौणकी एवं आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी, कि किसी भी वैज्ञानिक के लिए पुष्प जो है वो 3 पार्ट में यूज आता है। जैसे पहला तो ये फिजियोलॉजी में आकार की, सेकंड थिंग भ्रौणकी आश्चर्य, थर्ड इज लैंगिक प्रजनन। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क लाइन है जो कि पैराग्राफ 1.2 में है। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। मीन्स पादप में पुष्प आने वाले हैं ये उससे पहले तय हो जाता है। और सुनिए, अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होती है। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होती है जिसके फलस्वरूप पुष्पी आद्य फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य वेद में अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। तो ये लाइन आप डायरेक्टली अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, मैंने भी किया है। पुष्पक्रम की रचना होती है जो बाद में पुष्पी कलिकाएं और पुष्प को धारण करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुष्पक्रम, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसकी रचना होती है जो बाद में पुष्पी कलिकाएं और पुष्प का निर्माण करती है। तो यहाँ पे पुष्पक्रम की रचना होती है। तो आइए हम सेकंड थिंग बात करते हैं। तो पुंकेसर की संख्या एवं लंबाई जानते हो, पुंकेसर जो है एंथर, उसकी संख्या एवं लंबाई, बोथ याद रखना, संख्या एंड लंबाई, दो ही डायमेंशन दिया है यहाँ पे, एक संख्या एक लंबाई। विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। एंड आगे चले तो पराग कोश के द्विपालित प्रकृति, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट, याद रखना दो काट होते हैं, अनुलंब एवं अनुप्रस्थ। तो हमें यहाँ पे दिया है पराग कोश की जो द्विपालित प्रकृति होती है, जो बाई पोलर नेचर जो इसका होता है वो अनुप्रस्थ काट में काफ़ी पृथक होता है। एंड आगे की बात करते हैं तो लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पॉलन सेक्स या परागकुटी का निर्माण करती है। जो लघु बीजाणुधानी है वो आगे विकसित होकर परागकुटी का निर्माण करती है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूप में एक गोलाई में प्रकट होती है, आप जानते ही होंगे। सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, ये भी आपको पता होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं तो बाहर की ओर जो 3 परतें होती हैं, बाहर की 3 परतें जो होती हैं, जो वहाँ पे जैसे हो गया एपिडर्मिस, सेकेंड थिंग इज अंतरथीसियम या एंडोथीसियम, थर्ड इज मध्य त्वचा, चौथा है टेपिटम। तो इसमें से केवल 3 ही हैं जो संरक्षण का कार्य करती हैं और परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। परागकण के निकलने के लिए वे हेल्पफुल होते हैं, ऊपर की केवल 3 परतें। आगे की बात करते हैं तो जो सब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे आंतरिक परत जो टेपिटम होती है, सबसे आंतरिक परत वो विकासशील परागकणों को पोषण देती है, ना कि विकसित, याद रखना। टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो सघन मीन्स डेंस
साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं। इस पर मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, आपने आंसर भी किया था, बट बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग भी किया था। तो आगे चलते हैं। तो फिर आता है जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। याद रखना ये घना रहता है, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी की केंद्र में स्थित होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप एनसीईआरटी लेके बैठिए तो अपना ये इन सारे लाइंस को आप हाईलाइट कर लीजिए और अगेन पढ़िए। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि तो लघु बीजाणुधानी होती है, उसमें जो प्रत्येक कोशिका होती है वो परागकण के निर्माण के लिए सक्षम होती है। याद रखना, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट गलत दे दिया है। ओके, तो आगे अगर हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे, तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु, याद रखना, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट करते जाइए। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में परागकण का विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। यहाँ पे ये डायमेंशंस याद रखना, आकार, रूप, रंग एवं बनावट। सेकेंड चेम्बर के व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर आपको पता होगा। और याद रखना, स्पोरोपोलिनिन है वो सर्वाधिक ज्ञात कार्बनिक मटेरियल। क्वेश्चन में देता है कि स्पोरोपोलिनिन सर्वाधिक ज्ञात अकार्बनिक प्रतिरोध है, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। याद रखना है यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो होता है सर्वाधिक ज्ञात कार्बनिक मटेरियल होता है। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक रंध्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। आगे बात करते हैं। तो परागकण का जीवद्रव्य जो होता है वो एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड आगे की लाइन की बात करते हैं। कायिक कोशिका बड़ी होती है। हम जानते हैं कि परागकण के निर्माण के दौरान दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है कायिक कोशिका में। जनन कोशिका की बात कर लेते हैं। तो यह तर्क आकृति, घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है। आप अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट करते जाइए। और याद रखना, 60% से अधिक आवृत बीजिम पादपों में परागकण दो कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं और शेष 40% में त्रिकोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं, जिनमें दो नर युग्मक और एक मादा युग्मक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। याद रखना, भारत में आयोजित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण के लिए एलर्जी कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे की बात कर लेते हैं। तो परागकण कितने समय तक जीवन रहता है? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन आपको नहीं पता होगा, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये पहले पता था कि परागकण की पराग जीवन क्षमता किस पर निर्भर करती है। यह तापमान एवं आर्द्रता दोनों पर निर्भर करती है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चरिटी बोथ पर निर्भर करती है। आगे की बात कर ले हम। आगे अगर हम चलते हैं तो अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा कोष्ठक होती है। गर्भाशय गुहा के अंदर अपरा या नाड़ी स्थित होती है। बिल्कुल आप जानते हैं। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, याद रखना, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से निकलने वाली दीर्घ बीजाणुधानी जो होती है वो बीजांड कहलाती है। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो वृंत या डंठल से बीजांड वृंत से कहते हैं अपरा से जुड़ी होती है। आगे हम बात करते हैं। तो बीजांड द्वारी सिरी के ठीक विपरीत भाग चैलेजल या निभाग या आधारी, इसे हम 3 नेम कहते हैं। देखो, चैलेजल, निभाग या आधारी, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। बीजांड का केंद्र की कोशिकाओं प्रचुरता से आहार सामग्री स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है। एम्ब्रियो सेक एक ही होता है जिसमें गुरु बीजाणु या मेगास्पोरेंजिया निर्मित होता है। आगे बात करते हैं। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड के बीजांड द्वारी क्षेत्र में अलग होते हैं। यही एक बड़ी कोशिका है जो सघन द्रव्य में समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्र युक्त होती है।
आगे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करते हैं, एक अकेले गुरु बीजाणु से ग्लूकोज के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। ये डेफिनेशन टाइप है, आपको याद रख लेना है। और आगे बात करते हैं, क्रियाशील बीजाणु की केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकी बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और दो न्यूक्लिएट ग्लूकोज की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो बीजाणु द्वारी सिरे पर अंड उपकरण या अंड समुच्चय जो होता है, जिसे हम एग एपरेटस कहते हैं, जिनमें 3 कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका होता है, 2 सहायक कोशिकाएं होती है, वो बीजाणु द्वारी माइक्रोपायरल सिरे पर स्थित होती है नीचे की ओर। अब हम यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ उन्मील परागड़ी और अनउन्मील परागड़ी, क्लेस्टोगेमस एंड क्लेसोगेमस, इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो वायोला, कॉमन पैक्सी, ऑक्जेलिस तथा कॉमेलिना ये दोनों प्रकार के दिखाते हैं। यहाँ पे डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ऊपर वाला जो भाग होता है उन्मील परागड़ी होता है। उन्मील मीन्स यहाँ पे परागण खुले हुए रहते हैं और नीचे यहाँ पे पैकेट में रहते हैं, अर्थात पैकेट में परागकण भी रहते हैं और अंडाशय रहता है जिसमें अंडाणु भी रहते हैं। तो जो अनउन्मील्य होते हैं उनमें निषेचन अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे वही लाइन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनउन्मूल्य परागणी सदैव स्वयुग्मक होते हैं, अर्थात इनके पास स्वयं का युग्मक होता है, तथा यहाँ पे परपरागण के कोई अवसर नहीं होते हैं। मीन्स अभी ये पहले से बंद है तो यहाँ पे दूसरे परागकण आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे परपरागण का कोई चांस ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं तो उन्मील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। यहाँ पे उन्मील नहीं अनउन्मील्य होगा, ये बात यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि जो अनउन्मील्य होंगे वही सुनिश्चित रूप से बीज को पैदा करेंगे। सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, किंतु क्योंकि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन समझ लो, यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, रीजन इसका यह है कि इसमें एक कारक या एजेंट सम्मिलित होता है। आगे हम बात करते हैं, अधिकतर पौधे परागण के लिए जैविक कारक का प्रयोग करते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो आप जैविक और अजैविक में कंपेयर कीजिए। अधिकतर जो पौधे होते हैं वो जैविक कारक का उपयोग करते हैं एंड अजैविक में जो होता है वायु परागित पुष्पों में, अजैविक में जो वायु परागण होता है उसका सर्वाधिक उपयोग होता है। लेकिन अगर हम जैविक और अजैविक में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जैविक का प्रयोग करते हैं और अजैविक में बात करें तो वायु का परागण सबसे ज़्यादा करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ होता है, ये बात याद रखना है। और घासों में, घास या एस्टेरेसी कुल में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। आगे बात करते हैं तो अधिकतर जलीय पौधे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली एंड पानी की सतह पर पैदा होते हैं, अर्थात एपीहाइड्रोफिली होते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर लेते हैं, जो पानी की सतह के अंदर पैदा होते हैं, वो समुद्री घास या सीग्रागेस होते हैं। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक या आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। याद रखना, जो जल परागित अधिकतर प्रजाति हैं उनके परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुरंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं, क्योंकि इनको जरूरत भी नहीं रहता है भाई। आगे बात करते हैं तो जंतु परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति प्राणी के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं। बात सही है कि कोई भी पादप है वो किसी भी जंतु के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित रहता है। जैसे कोई अगर फूल का या फ्लावर का प्लांट है तो वो अपना एक स्पेसिफिक उसके पास स्मेल होगा, ताकि कोई स्पेसिफिक एनिमल उसके पास आए परागकण को लेकर। यही बात कहना चाहता है। मक्खियों एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध को स्रावित करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और इस असर को कि यहाँ पे सुगंध युक्त नहीं, यहाँ पे मलिन गंध का स्रावित करते हैं। ये प्राणी आकर्षित होते हैं। मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है, मतलब आम को खाने के लिए वहाँ पे जंतुएं जाते हैं तो उससे उनको परागकण मिल जाता है। और हम बात करते हैं एमोर्फोफैलस, जो सबसे लंबा पुष्प है वो 6 फुट ऊंचा होता है एंड याद रखना है 6 फुट ऊंचा होता है। युक्का पादप बात करते हैं, प्रजाति इसमें युक्का, शलभ एवं पादप ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। आगे अगर हम इंपॉर्टेंट लाइन्स की बात करते हैं तो अधिकतर पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है।
जो अधिकतर एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं। बट ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा परपरागण हो ताकि भिन्न संततियाँ उत्पन्न हो। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, ये स्वपरागण को रोक करके परपरागण को बढ़ावा देते हैं। इसी को बहिप्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं स्वपरागण के फलस्वरूप अंतः प्रजनन अवनमन होता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन, पुष्पी पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित और परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। ये लाइन डायरेक्टली आ सकता है नीट में कि और एसर्शन रीजन में पुष्पी पादपों में बहुत सारे ऐसे साधन उपाय विकसित कर लिए जो स्वपरागण को हतोत्साहित मतलब स्वपरागण को लो एंड परपरागण को प्रोत्साहित मतलब परपरागण को बढ़ावा देते हैं। आगे बात करते हैं स्वपरागण को रोकने के लिए अन्य साधक है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। एक लिंगी पुष्प होगा तो उसके पास समझ लो कि या फिर मेल वाला पार्ट होगा एंथर या फिर होगा उसके पास अंडाशय, तो वो अकेले स्वपरागण कर नहीं सकता, उसके लिए परपरागण ही आवश्यक है। तो अरंड मक्का ये दोनों उभयलिंगी हैं और स्वपरागण को रोकते हैं, न कि सजात पुष्पी को। याद रखना, ये स्वपरागण को रोक सकते हैं लेकिन सजात पुष्पी को। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है वह पराग को पहचान कर उसी वर्ग के परागकण को पहचाने और उससे परागण हो। इसे हम परागण सुयोग्य परागण कहते हैं। पराग नलिका वर्तिकाग्र वर्तिका ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन है वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश। याद रखना, वर्तिकाग्र पर परागकण आया और बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश को पराग स्त्रीकरण संकर्षण के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं कृत्रिम संकरीकरण जो होता है फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपागम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन। यदि मादा एक लिंगी पुष्प को पैदा करती है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें डबल स्टार की आवश्यकता है। यदि कोई मादा जनक है, समझ रहे हो आप, यदि कोई मादा जनक है वो एक लिंगी पुष्प का निर्माण करता है तो वहाँ पे विपुंसन की आवश्यकता नहीं होगी। दोहरे निषेचन बात करते हैं। त्रिसंलयन के पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है, भ्रूणपोष के रूप में होने लगती है जो भ्रूण के में विकसित होता है। याद रखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय के फल के रूप में विकसित होने की घटना साथ साथ चलती रहती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं। भ्रूणपोष की बात करते हैं तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है, एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। इन ऊतकों की कोशिकाओं में संरक्षित खाद्य पदार्थ होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष को पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष यानी इम्ब्रियो सैक नहीं, भ्रूणपोष एंड इम्ब्रियो सैक में डिफरेंस है। भ्रूणपोष जो होते हैं वो इंडोस्पर्म होते हैं, तो बहुत सारे बीज में इंडोस्पर्म शेष रहते हैं जैसे मटर मूंगफली सेम, इनमें नहीं रहते हैं, इनमें उपयोग कर लिए जाते हैं और बहुत में बचे रहते हैं जैसे अरंड एंड नारियल। भ्रूण की बात कर लेते हैं। बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है। एंड इंपॉर्टेंट लाइन की बात करते हैं तो घास, देखिए घास परिवार मतलब यहाँ पे घास परिवार से आप ये समझ लीजिए ये बात कर रहा है यूनिकॉट, एक लिंगी पादपों की बात कर रहा है। बीज पत्र को स्कूटेलम या प्रशल्क कहते हैं। भ्रूणी अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। याद रखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ये पार्श्व की ओर स्थित होता है। ये हमारा बात कर रहा है एक बीजपत्री पादपों के लिए। बीज की बात करते हैं। बीज को प्राय निषेचित बीजांड के रूप में कहा जा सकता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से देख लीजिए काफ़ी बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूणी अक्ष या अखुआ उपस्थित होता है, होना ही चाहिए एक बीज में। ये तीन ऑप्शन में आ सकते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से उपस्थित होते हैं बीज आवरण, बीजपत्र एंड भ्रूणी अक्ष। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान इसका उपयोग नहीं हो पाता, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा। वही बात इंडोस्पर्म बीज में शेष रह जाते हैं और कभी कभी वो जो न्यूसिलस होते हैं बीजांड वो शेष रह जाते हैं जैसे काली मिर्च एंड चुकंदर, इनमें इसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, पेरी इंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, और याद रखना बीज
बीज के आवरण में बीजांड द्वार पर एक छोटे छिद्र के रूप में जाना जाता है। बीज अंकुरण के समय ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य उपापचय प्रक्रियाएं, मतलब यही है कि वो जब उसे ये सब तापमान और आर्द्रता और नमी नहीं मिलेगी वो प्रसूति के एक समय चला जाएगा, और जब यही वापस मिलेगी तो ये वापस अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ये पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना है। और यहाँ पे एक डायग्राम में बात कर लूँ, इस रेड वाले पार्ट को एटीन कहते हैं और इसे पुष्पासन कहते हैं। ये आभासी फल का उदाहरण है। और इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रियाविधियाँ विकसित कर ली हैं। बीज का परिक्षेपण काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन से प्रेरित किया जा सकता है। और आगे बात करते हैं अल्पवयस्क नववयस्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है भाई, कि जो बीज स्टार्टिंग के होते हैं एंड नॉन मैच्योर्ड होते हैं, मतलब अपरिपक्व होते हैं, वे तब तक पोषण देते हैं जब तक वे प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। एसर्सन रीजन में नीट 2026 में 100% मुझे लगता है आ सकता है ये। बीज के भंडारण हेतु बीज परिपक्वन एवं निर्जलीकरण प्रसुप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो फाइनली हम लगभग एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं। असंगजनन याद रखना अलैंगिक प्रजनन है। इसमें बिना बीज का निर्माण होता है बिना लैंगिक जनन के। नींबू और आम की किस्मों में क्या होता है, इस प्रकार की प्रजातियों में बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। मतलब जो अनेक बीज आप देखते हैं, नींबू में अनेक बीज देखते हैं, टमाटर में अनेक बीज देखते हैं, इसलिए इन्हें बहुभ्रूणता कहते हैं, अर्थात इनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो फाइनली हमने इस कंप्लीट एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे याद रखना, बागवानी एवं कृषि विज्ञान में असंगजनन के बहुत सारे लाभ हैं। बागवानी एवं कृषि विज्ञान याद रखना। तो फाइनली हमने ऑलमोस्ट 21 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट विद द एनसीईआरटी रिवाइज कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उसको रिवाइज कर लिया। आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा जब आप टेस्ट और डीपीपीस लगाएंगे। तो वहाँ पे काफ़ी डीपली लाइन्स हैं ये, जो कि फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में नहीं पता चल पाते हैं। तो फाइनली फिनिश हो गया है। आपको जैसा लगे आप कमेंट में बताइएगा। एंड मैंने अपना बेस्ट वर्जन का जो यहाँ पे हाईलाइटेड एनसीईआरटी उसको अब आपके पास प्रेजेंट किया है। एंड आप इन सब लाइन को अपने एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हैं अगर आपसे जो लाइन्स यहाँ पे छूटे हुए हों। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको बेनिफिट हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे शेयर करना कुछ चाहता नहीं है। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।